हेलो दोस्तों, मैं अमित त्रिपाठी जीएस विद अमित गुरु में नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है और कैसे कैसे होती है। आने वाले महत्वपूर्ण एग्जामों में ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको अर्थव्यवस्था की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। देखिए, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है पूंजीवादी, अर्थात ये वो सेक्टर होता है जिसमें प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला होता है, इसे पूंजीवादी कहते हैं। दूसरी होती है समाजवादी, जहाँ पे सरकारी सेक्टर का प्रमुख योगदान होता है। तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का योगदान होता है, उसे कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आज़ादी के बाद अगले 3 दशक यानी 30 वर्ष तक भारत की जो वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर रही वो मात्र 3.5% रही है, और इसी लो आर्थिक वृद्धि दर को प्रोफेसर राजकृष्ण ने इसे हिंदू वृद्धि दर के नाम से बुलाया है। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वास्तविक रूप से हिंदू वृद्धि दर किसे कहते हैं। तो आज़ादी के बाद के 3 दशक तक भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर रही वह बहुत न्यूनतम रही, लगभग 3.5%। इसी को प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा हिंदू वृद्धि दर से नाम से कहा गया। आर्थिक आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर। इसमें दोस्तों कृषि व खनन आते हैं, एग्रीकल्चर और माइनिंग। इसका जो जीडीपी में योगदान है लगभग 13.5% है, ये थोड़ा सा गलत लिख गया है। और रोजगार देने में इसका जो योगदान है वो 52% है। यानी प्राथमिक जो सेक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करता है, परंतु जीडीपी पे उसका उतना योगदान नहीं है। जीडीपी पे इसका योगदान मात्र 13.5% है। ठीक है। नेक्स्ट है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग या इंटरप्राइजेज आते हैं। ठीक है। ये वह होते हैं जो प्राथमिक सेक्टर से अपने लिए रॉ मटेरियल्स प्राप्त करते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा जो रोजगार है वो द्वितीयक क्षेत्र उपलब्ध नहीं कराता, परंतु जीडीपी में इसका ठीक ठाक योगदान रहता है। तीसरा है टर्सरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र। इसमें सेवा क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र से सर्वाधिक आय होती है, परंतु यह भी क्षेत्र रोजगार देने में सर्वाधिक अग्रणी नहीं है। अब देखते हैं भारतीय कृषि यानी प्राथमिक सेक्टर पे हम लोग आते हैं, एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि जो होती है इसे मानसून आधारित होती है, यानी मौसम पर आधारित होती है। लगभग 52% लोग जो है इससे संलग्न है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कितने परसेंट लोगों को भारतीय कृषि रोजगार देती है। ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो एग्रीकल्चर को ही समर्पित थी। जब पंचवर्षीय योजना चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब आपको उसको बताया जाएगा। भारत में सर्वाधिक रोजगार जो है वो कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होते हैं, परंतु यहाँ छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी होती। कैसी होती है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी उस बेरोजगारी के उस फॉर्मेट को कहते हैं जिसमें बेरोजगार व्यक्ति को यह एहसास नहीं होता कि वह बेरोजगार है, परंतु एक्चुअल में वह बेरोजगार ही होता है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को हटा देने से उत्पादन में कोई भी प्रभाव ना पड़े तो ऐसी बेरोजगारी क्या कहती है? छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में सर्वाधिक कृषि भूमि है, लगभग चीन से भी ज़्यादा, लगभग 14.10 लाख हेक्टेयर, परंतु उत्पादन में हमारा तीसरा स्थान है। चीन का पहला है, यूनाइटेड स्टेट का दूसरा और भारत का तीसरा है। भारत में जो जोत या होल्डिंग है वो औसत है, छोटी है। जो सबसे छोटी है वो केरल में है। इसीलिए भारत की कृषि में को जीविका निर्वाह खेती कहा जाता है, जीविका निर्वाह कृषि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतना प्रोडक्शन ही होता लगभग कर पाते हैं छोटे किसान या सीमांत किसान कि वह अपनी जीविका का ही निर्वाह कर सकें, ना कि उस प्रोडक्ट को बेच सकें। तो इसीलिए इसे कहा जाता है जीविका निर्वाह खेती। भारत में 4 प्रकार के प्रमुख किसान होते हैं। पहले बड़े किसान। बड़े किसान उन्हें कहा जाता है जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक की भूमि होती है। दूसरे होते हैं मध्यम किसान। मध्यम किसान उन्हें कहा जाता है जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर की भूमि होती है। तीसरे होते हैं लघु किसान, जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर की भूमि होती है। और चौथे होते हैं सीमांत किसान, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। नेक्स्ट देखते हैं CADP। ठीक है। CADP जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था ये चालू किया गया 1974-75 में। ठीक है। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका प्रमुख उद्देश्य जो था वो था इरिगेशन या सिंचाई से संबंधित। अब देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति है, इस शब्द का जो प्रयोग किया सर्वप्रथम विलियम गॉड द्वारा किया गया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इस शब्द का प्रयोग किया विलियम गॉड ने। ठीक है। 1960-61 भारत सरकार ने इसीलिए इंटेंसिव डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्रोग्राम या कार्यक्रम की शुरुआत की। इससे किसी के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए किया गया था। इस शब्द का जिसका प्रयोग विलियम गॉड ने किया, इसके लिए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें शांति का नोबेल भी दिया गया है,
ने जापान के एक बौने प्रजाति नोविन 10 गेहूं की प्रजाति थी, इसको लेकर मैक्सिको में प्रयोग किया और हाई येल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, येल्ड माने होता है उत्पादन, हाई माने होता है अधिक, वैरायटी माने होता है विभिन्नता और सीड्स मतलब बीज, यानी बहुत उत्पादन वाले बीजों का निर्माण किया। भारत में इस काम को किया था डॉक्टर MS स्वामीनाथन द्वारा। किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इसके बाद देखते हैं हम लोग रेनबो रेवोल्यूशन, इससे एक प्रश्न जरूर बनता है। देखिए इधर रंग है और इधर इसके उत्पाद का विवरण है। सबसे पहले हरा रंग खाद्यान्न के लिए होता है। लाल रंग रेड कलर, इसको ऐसे याद रखिएगा, रेड कलर मीट व टमाटर के लिए होता है। रेड कलर का ही टमाटर होता है, रेड कलर का से क्या हो जाएगा? मीट व टमाटर। फिर होता है गोल्डन रेवोल्यूशन, सेब व फलों के लिए होता है। सिल्वर रेवोल्यूशन, सिल्वर अंडे के लिए। ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। श्वेत रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड, ये दूध उत्पादन के लिए होता है। भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके अग्रणी माने जाते हैं। नेक्स्ट है नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन, ये फिशरीज या मछलियों से है। नेक्स्ट है बेटा गुलाबी क्रांति जो होता है झींगा या प्रॉन से संबंधित होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। गुलाबी क्रांति झींगा, गुलाबी झींगा, ठीक। बादामी क्रांति मसाला और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से होती है। ग्रे ऊन और उर्वरक के लिए होती है। पीली क्रांति तिलहन के लिए। राउंड या गोल क्रांति आलू के लिए। और काली क्रांति जो होती है वो पेट्रोलियम के लिए होती है। अब देखते हैं NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसका प्रयोग किया गया था सभी को उचित रूप से खाद्यान्न का वितरण हो सके और खाद्यान्न प्राप्त हो सके, इसीलिए फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005 में 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय बागवानी मिशन लाया गया। ये क्वेश्चन भी कई एग्जामों में पूछा गया, इसको याद रखिएगा। 2007 में बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना वाराणसी में की गई। भारत में जो एवरेज आप कह सकते हैं औसत जो सस्य गहनता है या आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर डेंसिटी है वो 140% है। 1965 में कृषि लागत आयोग की स्थापना की गई, जिसका नाम 1985 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। वर्तमान में 24 कृषि फसलों के लिए यही MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, अर्थात वह न्यूनतम मूल्य जिस मूल्य पर आपको पता है कि सरकार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को खरीदती है, उसे क्या कहा जाता है? MSP। तो ये MSP घोषित करता है 1985 से CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज। 2010-11 से दोस्तों गन्ने को इससे बाहर कर दिया गया और गन्ने के लिए FRP, फेयर एंड रीमुनरेटिव प्राइजेज की घोषणा की गई। 2003-4 से चाय, कॉफ़ी, रबर, तंबाकू 4 फसलों के लिए PSF की स्थापना की गई। अब देखते हैं NAFED, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका प्रमुख जो कार्य है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मार्केटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी मार्केटिंग से संबंधित है परंतु ये सिर्फ ट्राइबल एरिया के लिए है। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना की गई। याद रखिएगा 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी वैधता 3 वर्ष है, ठीक है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ये एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देती है। 2004 में MS स्वामीनाथन की सिफारिश पर राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया, ठीक है। एक्चुअल में MS स्वामीनाथन को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था और इसके गठन में जो प्रमुख योगदान रहा वो डॉक्टर सोमपाल शास्त्री का रहा। भारत में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों एवं कुओं से होती, लगभग 57%, 57। नहर से सिंचाई का परसेंट कम है, 32%। नहर और तालाबों से सिंचाई दक्षिण भारत में ज़्यादा होती है और नलकूपों और कुओं से सिंचाई उत्तर भारत में ज़्यादा होती है। अम्लीय मृदा के सुधार के लिए कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसको क्विकलाइम बोलते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनका प्रयोग किया जाता है। परंतु क्षारीय मृदा के सुधार में जिप्सम और पाइराइट्स का। भारत में सर्वाधिक ऊसर भूमि अगर आप देखने जाएंगे तो गुजरात, राजस्थान और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का ही। फलों के उत्पादन दोस्तों आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है व महाराष्ट्र का दूसरा। सब्जी उत्पादन में वेस्ट बंगाल का पहला स्थान है और महाराष्ट्र का दूसरा। मसालों में केरल, खासतौर से काली मिर्च और इलायची। काली मिर्च को मसालों का राजा और इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है और आंध्र प्रदेश लाल मिर्च के लिए जाना जाता है। तो देखिए ये थी एग्रीकल्चर। अब अगली वीडियो में हम लोग उद्योग या एंटरप्राइजेज के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक्स।